डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाइयों बहनों और खेतीहर मजदूरों ने कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है, जिससे कि मंडियों में और साथ ही हमारे घरों तक आसानी से और समय रहते भोजन पहुंच सके, हमारे घरों में भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय से पहले आप सभी को कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां दी जाएं, जिससे कि खेती किसानी में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं हम 3 सेगमेंट्स, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए कुछ ऐसी खास जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि खेती किसानी के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सके। आज भी कुछ ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए डालते हैं नजर। धान की पराली बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। खासतौर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्या बहुत ज्यादा है। धान की कटाई के बाद जल्दी गेहूं बोने के लिए किसान पराली को खेत में ही जला देते हैं। पराली निपटाने का ये आसान तरीका जरूर है, लेकिन बहुत हानिकारक भी। अव्वल तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और दूसरे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी प्रभावित करता है। इसका मतलब हुआ कि पराली जलाना खुद किसानों के लिए भी नुकसानदेह है। रमेश चौहान हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं और उनके गांव का नाम ढाणी मग्गावाली है। पिछले 6-7 साल से वो पराली प्रबंधन में लगे हैं। आज से 7-8 साल पहले जो आज ये प्रदूषण है, इसका हो हल्ला जो हुआ है, उसमें हमने 7-8 साल पहले काम करना शुरू किया था। उससे पहले हम भी यही बस ट्रेडिशनल जो होता है, तिल्ली लगाई और अपना कर दिया। धीरे धीरे विभाग के संपर्क में आए, जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक हमारे HU से है, पूसा दिल्ली के हम संपर्क में आए, तो हमें पता लगा कि हम जो ये आग लगा रहे हैं, ये खेत तो साफ हो रहा है हमारा, पर हमारी ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो डाउन दिन प्रतिदिन जा रही है और हमारी पैदावार जो औसत पैदावार है उस पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है। तो हमने धीरे धीरे करके ये आज से 6 साल पहले शुरू किया जीरो टिलेज से, कि जो फाने हैं उनके अंदर खड़े में बिजाई करना जीरो टिलेज से। उसके बाद में इसका एक अपर मशीन जो कन्वर्सन आया वो था एपी सीडर, वो हमने 3 साल तक बहुत यूज़ किया। उसमें ये था कि जो वो ज़मीन को कल्टीवेट नहीं करता था, बस पराली को मैनेज किया और बीच में से निकल गया और बिजाई हो गई। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही, क्योंकि ये हार्ड लेयर है थोड़ी, हमारी जो सोतर बैलेट है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि पानी ना सोखने की वजह से पराली की जो तय थी उसमें हवा और पानी, नीचे नमी ज़्यादा रह जाती थी, हवा गई नहीं। इस वजह से एपी सीडर थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ जो नरम एरिया हैं उनमें सक्सेस आज भी है। लास्ट 3 साल पहले हमने बेलर लिया, कि जिनसे खेत जो जिम्मेदारी ये चाह रहे हैं कि हमने साफ करके इनको बीजने हैं, उनके लिए बेलर लिया हमने और उसकी गांठ बांध के प्लांट वगैरह, हमारे यहाँ नज़दीक भी एक प्लांट लगा है, तो वो पराली वहाँ प्लांट में भेजी, बेल बना के और उनको एरेक से किया और बेलर से बेल बनाई और उनको बाहर निकाल दिया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो हमारी लागत थी उस पराली पे, क्योंकि 2022 के आसपास बेलर का खर्चा रहता है, तो वो लागत 1000 रुपये सरकार ने दे दिए, कि सरकार जब बेल बना के हम बाहर निकालते हैं तो 1000 रुपये हमें सब्सिडी देती है, और बाकी जो हमने प्लांट वगैरह में दिया तो उसका हमें 10-20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारा जो खर्चा था वो लगभग पूरा हुआ।
रमेश ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पराली जलाने का बहुत ज्यादा चलन है। यही वजह है कि इनका इलाका रेड जोन में आता है। रमेश की कोशिशें रंग ला रही हैं। उनका अपना गांव रेड जोन से निकलकर ग्रीन जोन में आ चुका है। अब उन्होंने अपने आसपास के 20 गांवों को पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इनका करने का फायदा ये हुआ कि जो मेरा गांव है मगावाली, ये रेड जोन में था जब हमने स्टार्ट किया, और ये लास्ट दो साल पहले ये येलो जोन में आ गया था, और लास्ट ईयर और अब की बार ये ग्रीन जोन में है। मेरे नियर बाई यहाँ गांव है जहाँ हम काम करते हैं, घोटड़ू है, दिगो है, ये दोनों लास्ट ईयर येलो उसमें रेड जोन में थे, अब की बार ये दोनों ग्रीन जोन में है। और हमारी प्रयास ये है कि मेरे आसपास जितने ये गांव हैं, 15-20 गांव जो जहाँ पे हमारे यार दोस्त हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, और मेरी बड़ी बढ़िया एक टीम है, हमने हमारा ग्रुप बना हुआ है क्या, और एक मैंने CSC बना रखी है, तो वो ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि ये 20 गांव हम ग्रीन जोन के अंदर लेके आए। और जो ये पराली प्रबंधन, पराली से जो नुकसान है, जो हमारी सेहत को, हमारी ज़मीन को, दिल्ली तो धुआं बाद में पहुंचता है, सबसे पहले तो वो धुआं हमें इफेक्ट करता है। अब अगर कोई आग लगाएगा तो सबसे पहले मैं खेत में बैठा हूँ तो वो मेरी आंखों में आएगी, और मेरी सेहत मेरे फेफड़ों में जाएगी, मेरी सेहत खराब होगी। दिल्ली तो बहुत दूर है यहाँ से, दिल्ली तो आखिर में जाएगा ये। तो मेरा यही निवेदन है, जितने भी मेरे किसान भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि जो खेत की पराली है, चाहे वो धान का पराली है, चाहे वो गेहूं की पराली है, उसको खेत में ही कल्टीवेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करें। हो सकता है आपके 1500 रुपये कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, बट ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक पुण्य का काम भी रहेगा, और अपनी ज़मीन और पर्यावरण ये दोनों बचेंगे। और मेरी ये एक्सपीरियंस है 7 साल का कि आप जितना खर्चा लगाओगे उससे डबल आपको ये धरती औसत पैदावार में 2-4 मन आपका क्विंटल फालतू हो गए, और वो औसत वहीं पे आपकी वो खर्चा है वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि इसी ने देना है। और हम इसको माँ का दर्जा देते हैं कि धरती हमारी माँ है। रमेश बड़े किसान हैं। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोला हुआ है, जिसमें 30 के करीब मशीनें हैं। इनमें पराली प्रबंधन की मशीनें भी शामिल हैं, और इन्हीं की मदद से वो पराली के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 किले मैंने शुरू में 125 एकड़ बिजाई की थी आज से 7 साल पहले, और वो कारवां बढ़ता आज हमारे पास कुल जो मशीनरी की, इसमें सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, रूटावेटर और बेलर, इन सभी को मिला के लगभग हमारी जो फंक्शनल आज जो मशीनें चल रही हैं वो 30 के आसपास मशीन है। और हमारा जो टारगेट है 125 किले से हमने स्टार्ट किया, फिर हम 500 पे आए, फिर हम 1800 पे आए, फिर हम 2500 पे आए, और अब की बार जो हमारा लक्ष्य है वो 5000 एकड़ है। पराली का अगर सही से प्रबंधन किया जाए तो ये समस्या के बजाय समाधान है, क्योंकि खेत में गलकर ये बेहतरीन खाद बन जाती है और पलवार का भी काम करती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और फसल लागत में कमी आती है। तो ये पर्यावरण है, ये भी हमारी माँ है, क्योंकि इसमें हमने सांस लेनी है। तो सांस जब ही होगी जब हम इस वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। हम पेड़ नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, पर धुआं फैला के हमें पर्यावरण को खराब करने में हमें कोई हक नहीं है। तो मेरी सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो अपनी ज़मीन जहाँ भी ये पराली वगैरह है उसको मैनेज करें। बहुत इम्प्लीमेंट है आज के टाइम में, 10 प्रकार के इम्प्लीमेंट है जो हरियाणा सरकार ने सब्सिडी पे दे रखे। CSC पे 80% सब्सिडी है, इंडिविजुअल कोई ले रहा है तो 50% है। तो आप ये सब्सिडी का फ़ायदा लें, 1000 रुपये पर एकड़ दे रही है उसका फ़ायदा लें। और एक जो लीक है जिसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, हमने तो आग लगानी है लगानी, उसको छोड़ें, उसको खुद को चेंज करें, बदलें खुद, और फिर देखें इसके रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अपने कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं आज कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए नजर डालते हैं अपने आज के इस सेगमेंट पर। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा ऊर्जावान प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नवनीता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन
जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारतीय परिषद द्वारा अभिनव चावल किसान पुरस्कार 2018 में कृषि अनुसंधान पटना में इन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में इन्हें 2018 में प्रगतिशील महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। और सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी।
व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रहती है कि खेती किसानी से संबंधित तमाम अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं, जिससे कि खेती में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप आर्थिक मुनाफा भी हासिल कर सकें। कुछ ऐसी ही जानकारियां अपने आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में भी लेकर आए हैं आपके लिए, तो आइए डालते हैं नजर। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कमजोर किया है, वहीं वातावरण को भी प्रदूषित किया है। इससे उत्पादन में कमी आने लगी, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की। ये योजना वास्तव में जैविक खेती के लिए जागरूकता लाने का काम कर रही है। ये ऐसी योजना है जो फसल की पैदावार से लेकर उसकी मार्केटिंग तक हर पहलू पर नजर रखती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन सहित कटाई के बाद प्रबंधन सहायता को इस योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसमें किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सहायता 3 साल के लिए दी जाती है, जिसमें से 31,000 रुपए यानी 62% इनपुट सीधे DBT के माध्यम से दिया जाता है। इसमें जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क शामिल है। ये खुशी की बात है कि इसके प्रति किसानों में रुचि बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 से अब तक 4,425 हेक्टेयर क्षेत्र में 11,000 किसानों को लाभान्वित करने वाले 220 समूहों के लिए असम को कुल 29 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने 2020-21 से बड़े पारंपरिक जैविक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, द्वीपों, जनजातीय या रेगिस्तानी बेल्ट को प्रमाणित करने के लिए बड़ा क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें GMO और कृषि रासायनिक उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है। पूरी प्रमाणन प्रक्रिया 3 से 6 महीने में पूरी हो जाती है। ये रूपांतरण अवधि को 2 से 3 वर्षों से कुछ महीनों तक कम कर देता है और किसानों को प्रीमियम कीमतों पर अपनी उपज का विपणन करने की अनुमति देता है। इस तरह सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। बदलते भारत की शान। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब।
जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।